जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर को। तो इस यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो डाला जाता है वो छात्र हित के लिए डाला जाता है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आगामी परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो ये आगामी परीक्षा किस चीज़ की, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन 2023 के फिजिक्स यानी कि भौतिकी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे 200 से अधिक प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहे ताकि आगामी एग्जामिनेशन में आप लोग जो है अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट करना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो देखिए, ये हम लोग के फिजिक्स का पहला चैप्टर से प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तो अब सीधा हम लोग चलते हैं प्रश्न पे और ऑप्शन पे, ठीक है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो ये सिंपल सी इसका जवाब हो जाएगा। सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश जो है उसका वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच में, शीशा में जो होता है। चूँकि यह सघनतम माध्यम होता है इसलिए प्रकाश का वेग जो होता है सबसे कम कांच में होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो मोटर कार के जो हेडलाइट होते हैं, हेडलाइट में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डायोप्टर जो होता है वो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। ये प्रकाश की किरण जो होती है उसके पथ को दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के जो समूह होते हैं उसको कहा जाता है प्रकाश पुंज, इसलिए प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है या तो धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी। तो बात हो रही है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए, अगर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि अभिसारी लेंस होगा या अपसारी लेंस होगा। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन सेम यहाँ पे कि अवतल लेंस को कहते हैं, अगर उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी जो होता है इसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण की बात हो रही है और कह रहा है कि उसमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वस्तु से हमेशा छोटा होता है। तो किस दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो होता है अवतल दर्पण जो होता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है किसी भी वस्तु का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दोनों नियमों के बारे में हम जान लेते हैं। जिसमें प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का जो मान होता है वो हमेशा बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हो तो मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किसकी ओर मुड़ती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक कैसा होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का अभिदृश्यक होता है। अगला सवाल कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला सवाल पे आते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। तो r बराबर क्या होता है 2 × f होता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, यानी कि 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा निर्गत कोण, यानी कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल कर रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए लेंस की बात हो रही है, दर्पण की बात नहीं हो रही है। तो लेंस में जब भी आ जाएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है, और अगर दर्पण की बात हो जाए तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। लेकिन यहाँ पर लेंस की बात हो रही है तो अवतल लेंस ही एक ऐसा लेंस होता है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहे कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम अभी मैंने बताया कि परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परावर्तन का जो दूसरा नियम वो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की जब भी बात होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो बात हो रही है लेंस की, और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा 2 होती है, यानी कि लेंस में दोनों साइड मुख्य फोकस होते हैं। अगला सवाल कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सिंपल सा सवाल जो होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण हो जाएगा। अगले सवाल कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होती है। देखिए, जब भी क्षमता की बात होती है तो हमारी बात हो रही है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता हमेशा लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है, और 1 डायोप्टर, तो लेंस की क्षमता जब भी निकालना होता है तो उसको सेंटीमीटर में, यानी कि अगर मीटर में दिया हुआ है तो उसको सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है तो उसको मीटर में बदलना होता है। जब 1 डायोप्टर की बात हो रही है तो 1 गुने 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लस 100 सेंटीमीटर। चूँकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए प्लस 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, जिसमें इसके चलते इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम क्या है। पहला नियम क्या कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम में कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया दोनों एक ही नियतांक में होते हैं, यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है, तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान क्या होता है। तो म्यू का मान क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में आप लोग देखिएगा कि बीच का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि किनारे का भाग किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि उत्तल लेंस में किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है, यानी कि ऐसे दिखता है। ये किनारे का भाग है, ये पतला होता है तथा बीच का भाग मोटा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो बात हो रही है लेंस की। तो लेंस का जो आवर्धन होता है इसका 2 सूत्र होता है। लेंस का आवर्धन का 2 सूत्र होता है, एक H2 बटा H1 होता है तथा दूसरा V बटा U होता है। अगर दर्पण की बात हो कि दर्पण का आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो दर्पण में यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस V बटा U, तो इसका हो जाएगा V बटा U। चूँकि यहाँ पे लेंस की बात हो रही है तो इसलिए प्रश्न संख्या 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि V बटा U। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था क्या, तो R बराबर 2F या R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो F बराबर R/2 कीजिए या R = 2F। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि R = 2F, इसलिए प्रश्न संख्या 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए आवर्धन जो होता है तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए जो होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है। अगला सवाल कह रहे कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1/v + 1/u = 1/f। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो निर्वात में जो होती है वो प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ ये ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहे हैं कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो दंत विशेषज्ञ मरीजों के जो दांत है उसको बड़ा करके देखने के लिए करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला सवाल कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, लेंस पतला है तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो आवर्धन क्षमता जो होगी उसकी कम होगी, इसलिए प्रश्न संख्या 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम। अगला अब कह रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। अगला सवाल, अवतल दर्पण के ध्रुवों और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। यानी कि अवतल दर्पण की बात हो रही है, दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में यहाँ सी होता है और यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे पी यानी कि ध्रुव होता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक एवं सीधा। अगला सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग होता है रेटिना, या इसको दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी तारे जब टिमटिमाते हैं तो किस सिद्धांत पर यह आधारित होती है इसकी व्याख्या, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कह कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। कि अगर निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है तो उसमें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और उसमें सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है, तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। ठीक है, और सबसे कम विचलित होता है कौन, लाल।
अगला सवाल कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंखों के गुण को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता के कारण ही हम किसी दूर की वस्तु को और तुरंत किसी नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट और साफ साफ देख पाते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। अगला सवाल कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वैसे व्यक्ति जिसको जरा दृष्टि दोष हुआ है तो उसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर और अनंत। यानी कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत होता है। अगला सवाल कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब को फोकसित करने के लिए आंख लेंस की दूरी परिवर्तित होती है। तो प्रश्न संख्या 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे कौन सा, तो सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला सवाल कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो समझिए कि उसमें निकट दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत सारा प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न को जल्दी जल्दी हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो वह कौन दृष्टि दोष वहाँ पे होगा। रेटिना के आगे बनता है, ठीक है, रेटिना पे न बन करके रेटिना के आगे बनता है। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना के पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। यानी कि निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा से जब नीचे आकाश को देखा जाता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, कैसा, तो काला प्रतीत होता है। अगला सवाल कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल है। तो सबको जानते हैं कि श्वेत रंग जो है 7 रंगों का मेल है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला सवाल कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है। अगला सवाल कह रहा है कि इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष जो हम लोग आकाश में देखते हैं, जो बारिश के तुरंत बाद दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है। तो यह हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इंद्रधनुष का बनना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना पर आधारित है। अगला सवाल कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। अगला सवाल कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे कैसे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के चश्मे उसको पहनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में कौन से लेंस उपस्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतियाबिंद। अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाएगा तो उसके दृष्टि दोष में नेत्र की जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है और वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। अगला सवाल
कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए 7 रंगों को विभक्त करने के लिए जो श्वेत प्रकाश का होता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। अगला सवाल कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आंख व्यवहार करता है, तो आंख किस तरह व्यवहार करता है, एक उत्तल लेंस की तरह। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह जो होता है हमारा मानव आंख व्यवहार करता है। अगला सवाल कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों का होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों का होता है, जिसमें कितने सतहों का होता है 5 सतहों का होता है, जिसमें त्रिभुज जो होते हैं 3 त्रिभुजाकार होते हैं और 2 आयताकार होते हैं, और 3 और 2 जब मिलाते हैं तो आपस में हो जाएंगे 5 सतहों का होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रक्षेपण में जो है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र दो है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। यानी कि दोनों नेत्र को मिलाकर के जो उसकी दृष्टि क्षेत्र कितना होता है तो वो 180 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। अगर नेत्र दान करने की स्थिति हो तो मृत्यु के कितने समय के अंदर जो है नेत्र को निकाल लेना चाहिए जिससे वो उपयोगी हो सके। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 से 6 घंटे के भीतर मानव नेत्र को मृतक शरीर से निकाल लेना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा रंग खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है। तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। जब लाल गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखा जाएगा तो इस स्थिति में लाल गुलाब का जो रंग होगा वो कैसा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल गुलाब काला दिखाई देगा। अगला सवाल कह रहा है कि तारे टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तारों का टिमटिमाने का प्रतीक क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जिसको ऐसे करके जिसको ऐसे लिखा जाता है। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल फिर कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो 100 वाट और 220 वोल्ट के जो विद्युत बल्ब होते हैं उसका जो तंतु होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 484 ओम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है। यानी कि टंगस्टन को पिघलाना है तो कितने ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टंगस्टन जो होता है वो पिघल जाता है। और टंगस्टन का जो होता है गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान आते ही वह पिघल जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि
जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण किस रूप में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का चालन कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अधातु है। ग्रेफाइट अधातु है, अधातु होने के बावजूद भी ये विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, कह रहे कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका गलनांक कितना होता है? तो 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि किलोवाट घंटा का किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है? तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का ये व्यावसायिक मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक जो होता है नरम लोहे का बनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है कि 1 HP या 1 अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो 1 अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR। अगला कह रहा है कि विद्युत अस्थिर विद्युत आवेश में होता है और अस्थिर विद्युत आवेश होता है, तो अस्थिर विद्युत आवेश कैसा होता है? तो विराम अवस्था में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि धारा में आवेश रहता है, जब धारा में आवेश होता है तो गतिशील अवस्था में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट का। अगला सवाल कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.24 कैलोरी जो होता है 1 जूल का मान होता है। अगला सवाल कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? देखिए, शुष्क सेल जो होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड और धन इलेक्ट्रोड होता है, तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है किस चीज़ का बना होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्ता का बना होता है। और धन इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो कार्बन का बना होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का बना होता है। अगला सवाल कह रहा है कि बिजली में फ्यूज का तार बना होता है, तो बिजली में जो फ्यूज का तार बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो बिजली में जो फ्यूज का तार होता है वो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। और विद्युत फ्यूज जो होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ज़्यादा गर्म होने पर वह पिघल जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि 1 म्यू एम्पियर बराबर होता है कितने का? तो 1 म्यू एम्पियर जो बराबर होता है 10⁻6 का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक की लंबाई पर। ऑप्शन नंबर बी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और ऑप्शन नंबर सी, चालक की प्रकृति पर। यानी कि तीनों आंसर सही हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर अगर कहा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उपर्युक्त सभी पर। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित किया जाता है तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। यानी कि कोई विद्युत जो है प्रवाहित करने वाली जो है धातु है तो उस पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको विद्युत लेपन कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। अगला सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको क्या होगा, इसका आंसर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होगा। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत तार के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बारे में चर्चा किए थे कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है कितने का बराबर होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुने 10 के पावर 6 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो विद्युत घंटी जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो लघुपथन या अतिभारण के समय दोनों कंडीशन में विद्युत धारा जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो यह डायनेमो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही बढ़िया VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI कह सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा होती है, तो डायनेमो में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों धाराएं होती है। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इनर्ट गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। अगला सवाल कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है उसका रंग काला होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला सवाल कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, तो इस प्रश्न क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है जिसे चुंबक तैयार नहीं किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल से चुंबक नहीं बनाया जाता, जबकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट से चुंबकीय पदार्थ बनाया जाता है, यानी चुंबकीय पदार्थ है यह जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो 0 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक होता है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर मीटर। अगला सवाल कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम के आधार पर, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के आधार पर चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत मोटर चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है किस धारा पर, तो 120 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती और दिष्ट, यानी कि AC और DC दोनों धारा पर चलाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट सवाल
करें कि डायनेमो द्वारा बदला जाता है। डायनेमो द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिणाम दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन बी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल करें कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगला सवाल करें कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो रूपांतरित करता है, यानी कि अस्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से अगला सवाल कह रहा है कि माइकल फैराडे जो थे वो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो 127 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत फ्यूज। अगला सवाल कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव परस्पर, यानी कि चुंबक के सजातीय ध्रुव अगर हम कहें तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। अगर एन और एन हो, सजातीय हो, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एस और एस हो तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एन एस हो तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण करेंगे होता है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबको जानते हैं कौन उत्तरदायी है, तो CO2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है क्या? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। अगला सवाल कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है पवन की चाल मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला भी है, लकड़ी भी है और गोबर गैस भी है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। कह रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, तो गोबर गैस क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस है। अगला सवाल कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि जैव गैस का एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस जो है एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव गैस में मीथेन 75% पाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जिसको एक बार यूज कर लिए वो खत्म हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन जो है ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल
कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है। तो जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के वो अनवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। यानी कि पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला भारत जो है पूरे विश्व में कितने नंबर पे आता है। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां स्थान पे आता है। अगला सवाल कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए जो है सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस प्रकार की अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो कर्नाटक में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो काकरापारा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज की इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो राणा सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज 150 प्रश्नों के बारे में चर्चा किए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बहुत सारे वीडियो लेकर के आऊँगा मैं आप लोग के लिए। आप लोगों को बस क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं ताकि वो भी जो है अपने मैट्रिक के एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम जो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद,